पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची जो था वो क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो लिटिल फेरी की मास्टर से लड़ना शुरू कर देता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने लिटिल फेरी को बाहर निकाल कर फेंक दिया। दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर युनची मास्टर की जान नहीं लेता। वो उसकी जान बख्श देता है कि तुमने एहसान ही किया है लिटिल फेरी को छोड़कर, अब उसको तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं उसको ढूंढूंगा हमेशा उसको अपने पास रख लूंगा, देखता हूँ कि अब मुझसे उसको दूर कौन ही कर पाता। लेकिन तभी युनची को ये भी पता चला था कि उसके ग्रैंडपा और उसकी जो आंटी है उसको स्काई बर्निंग सेक्ट वाले उठा कर ले गए, क्योंकि उसने स्काई बर्निंग सेक्ट वालों से पंगा ले लिया था, उनके कई सारे बंदों की जान ले ली थी। तो इसी का बदला लेने के लिए वो लोग उसके ग्रैंडपा और आंटी को उठाकर ले गए थे। जो चीज जानकर युनची एकदम परेशान हो जाता है कि नहीं, मैं स्काई बर्निंग सेक्ट वालों को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम स्काई बर्निंग सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लान मास्टर बैठा हुआ था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो जूचेन से कहने लग जाता है कि तू ही वो इंसान है ना जिसने कई सारे एल्डर को भेजा इंपीरियल सिटी के अंदर, ताकि वहां जाने के बाद वो युनची से बदला ले सके। तेरी वजह से सारे के सारे एल्डर को वहां पर जाना पड़ा। और तुझे पता है ना इसका नतीजा क्या निकल कर आया? 7 से 8 हमारे एल्डर मारे गए। उस युनची ने सारे के सारे लोगों को मार डाला। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तूने अपना बदला लेने के लिए हमारे कितने सारे एल्डर की जान ले ली। वो उसको बहुत मारता है जूचेन को, और मार मार कर वो उसकी हालत खराब करा था कि जितने भी एल्डर की जान गई है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक छोटा सा बदला लेने के लिए तूने हमारे क्लान के फाउंडेशन को बिगाड़ दिया। हमारा जो क्लान था वो उन्हीं एल्डर के ऊपर टिका हुआ था, लेकिन अब वही गायब हो चुके हैं, वही मर चुके हैं। तो हमारे क्लान के ऊपर जो मुसीबत आई है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जूचेन कहना चाहता है कि उस युनची ने आपका जो सेकंड ब्रदर था उसकी जान ली थी। मेरी होने वाली पत्नी जो कि जोरोलान थी उसको भी उसने छीन लिया। मेरी शादी बिगाड़ कर रख दी, सब कुछ मेरा बर्बाद करके रख दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। तो क्या उससे बदला लेने के लिए मैं इतना भी नहीं करता? मुझे क्या पता था कि सारे के सारे एल्डर मारे जाएंगे। मुझे लगा इतने सारे लोगों को लेके जाऊंगा तो तुम कम से कम वहां पर युनची को वो मार तो लेंगे, लेकिन वो कोई भी उसको नहीं मार पाया। तो आखिर इसमें मेरी गलती क्या है? जो मेरे साथ हुआ सिर्फ उसी का मैं बदला लेना चाहता था और थोड़ी ना कुछ करना चाहता था। अब यहाँ पर मुझे गुस्से में मारने से बेहतर ये है कि आप जाकर उस युनची से बदला लेके उसने ही हमारे को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस चीज से हमें और ज्यादा भड़कते हुए सारे के सारे रिसोर्सेस ले जाने चाहिए ताकि युनची को खत्म किया जा सके। तो क्लान मास्टर उस जूचेन से कहना चाहता है कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरा क्लान किस तरह से चलेगा, क्या फैसले लेने हैं वो मुझे लेने आते हैं। तू कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? वो जूचेन को मारते हुए कहने लग जाता है कि आइंदा से कभी भी तूने अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना, तो सच बता रहा हूँ उस टाइम दूसरा चांस भी नहीं दूंगा और इसी टाइम तुझे फाड़ कर अलग कर दूंगा। इसके बाद मास्टर और क्लान मास्टर जो था वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और क्लान मास्टर कहता है कि देखो जितने भी हमारे डिसाइपल हैं, जितने भी एल्डर बचे कुचे हैं ना, सबको लाओ और सबको इकट्ठा करो, क्योंकि पता है कि युनची कभी भी यहाँ पर आ सकता है। वो हमारे लिए इतना बड़ा मुसीबत का कांटा बन गया है ना कि हमें उसको किसी भी तरह से निपटाना होगा, हमें उससे बदला लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि वो इतना ज्यादा खतरनाक टैलेंटेड बंदा है कि उसको एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा भी नहीं मार सकता अकेले। उसके लिए पूरी आर्मी चाहिए। इसलिए जितना भी हो सकता है हमारे डिसाइपल है, एल्डर बचे कुछ है, सबको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो। हम जाएंगे और उसकी जान ले लेंगे। वो कुछ कदम उठाए उससे पहले हमें उसकी जान लेनी होगी। अगर जान नहीं ले पाए ना तो हमारा जो सपना है पूरे की पूरे इंपीरियल सिटी के ऊपर कब्जा करने का, वो सपना ही रह जाएगा। उसके रहते हुए हम यहाँ पर ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट यही है कि हमें युनची को जान से मारना है। बस किसी तरह से उसको जान से मार दिया जाए तो उसके बाद हमारे बाकी के सारे काम आसान हो जाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर उसी घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर युनची के ग्रैंडपा और उसकी जो आंटी थी ना उनको लाया जा रहा था। जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो थोड़ा सा ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। तो बाकी के जो बदमाश वगैरह थे स्काई बर्निंग सेक्ट के, वो लोग उनको मारते हुए कहते कि क्या वो तुम्हारी टांगे टूट गई है क्या? जल्दी से आगे काल कोठरी की तरफ जाओ तो मैं वहीं पर हमेशा के लिए ट्रैप करके रखा जाएगा। आराम से क्या चल रहा है? युनची के ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उनका दिमाग खराब हो रहा था कि काश मौका होता ना तो मैं तेरी जान ले लिया होता। लेकिन बेचारी युनची की आंटी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। उनको जो वो लोग कह रहे थे वही बातें माननी पड़ती है और वो लोग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। तो वहीं वो जो क्लान मास्टर था वो दूसरे वाले मास्टर से कहना चाहता है कि आखिर युनची और उस जूशन के बीच में पंगा है क्या? क्यों दोनों की इतनी ही गहरी दुश्मनी है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती? जिस पर मास्टर बताने लग जाता है कि आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये लोग अभी के दुश्मन नहीं है, ये लोग बहुत टाइम पुराने दुश्मन है। आपको रैंकिंग बैटल याद होगा जिसमें युनची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, उसमें भी यहाँ पर जूचेन और युनची का पंगा हो गया था। वो दोनों इतने ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते ना कि उसका हिसाब भी नहीं है। और अभी तो आपने देख ही लिया होगा कि युनची ने क्या किया उसके साथ, उसकी शादी खराब कर दी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, सारी जो उसकी खुशियां थी उसको सबको छीन लिया उस युनची ने। तो जब इतना किसी के साथ हो जाएगा तो वो तो ऐसे कोई भी गलत कदम उठाएगा, इसलिए उसने जोश में जाकर कितने सारे एल्डर को लेकर गया युनची को मारने के लिए। लेकिन अब गलती एल्डर की है ना कि वो उसको मार नहीं पाए, एक अकेले बंदे को इतने सारे लोग नहीं मार पाए। तो अब इसमें जूचेन क्या ही कर सकता है? ये सुनकर वो मास्टर जो क्लान था वो कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है। सुन
सुनकर तो ऐसा लगता है कि युनची और उस जियोचेन का पंगा कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन हम जियोचेन को ऐसे मरने तो नहीं दे सकते क्योंकि आगे चलकर वही हमारे इस क्लान की आखिरी उम्मीद बनेगा। जब हम लोग की बारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इस क्लान की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आने वाली है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जो भी उसने गलती की है, गलती बहुत बड़ी की है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से जियोचेन को बचाने के काम पर लग जाओ। क्योंकि युनची आएगा तो सबसे पहले उसी की जान लेने की कोशिश करेगा, तो हमें उसको बचाना है और सारी की सारी तैयारियां करनी है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। तो मास्टर भी कहता है कि ठीक है क्लान मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पर युनची की आंटी को देख पाते हैं। वो लिंजी अपना कमरे के अंदर बैठी हुई थी क्योंकि उसको इसी कमरे के अंदर रखा गया था, लेकिन तभी वहां पर वो आ जाता है जियोचेंग और यहाँ पर आने के बाद वो लिंजी को देखकर कहने लग गया था कि अरे वाह, जरा देखो तो ये कितनी ज्यादा प्यारी लड़की है। मुझे तो नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसकी आंटी इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। कहाँ से युनची को ऐसी आंटी मिल गई है, ये तो मेरे लायक की लड़की है। वो धीरे धीरे करते हुए लिंजी की तरफ बढ़ने लग गया था और लिंजी उसको देखकर बिल्कुल डर जाती है। वो उससे कहना चाहती कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं है। तो यह सुनकर वो जियोचेंग कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे नहीं जानती, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ देर में जानने लग जाओगी क्योंकि मैं यहाँ पर उधारी पूरी करने आया हूँ। जो उधार वो युनची लेकर रखा हुआ है ना, उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ जो करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस घटिया युनची की आंटी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो लिंसी कहती कि युनची है कौन, जिस पर जियोचेंग बताने लग जाता है कि अच्छा हाँ, मुझे समझ में आना, तुम लोग उसको युनची नहीं जानते हो, तुम लोग उसको शियाओची के नाम से जानते हो। वही शियाओची युनची है और उसने जो आज मेरे साथ किया ना, मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी शादी बर्बाद कर दी, उसने मेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दी, इसलिए मुझे उसका बदला किसी न किसी तो लेना होगा ना। उसी की वजह से मेरे 7-8 एल्डर मारे गए, तो उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। लिंसी कहना चाहती कि देखो युनची बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी ऐसे हरकत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी कोई गलती रही होगी, इस वजह से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो, चाहे कभी भी वो कोई गलती कर ही नहीं सकता। दुनिया में सबसे अच्छा इंसान देखा जाए ना तो मैं उसी को मानती हूँ। तो जियोचेंग कहने लग जाता है कि तुम लोग अंधे कहीं के, तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता प्यार में। इतना घटिया इंसान वो है ना जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जाता, सबकी जिंदगी वो बर्बाद करके रखता है और आज भी यहाँ पर मेरी और इतने सारे एल्डर की उसने जान लेकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो तुम ही बताओ कि ऐसे इंसान का जिंदा रहना ठीक है क्या? वैसे तुम्हारे कहने ना कहने से फर्क ही क्या पड़ जाता है, क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर वो भी टुकड़ों में बटने ही वाला है। कुछ टाइम के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे तो फिर मैटर ही नहीं करता तुम्हारा क्या सोचना है। लिंजी कहना चाहती है कि देखो प्लीज प्लीज युनची को कुछ मत करना, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मुझे जान से मार डालो, लेकिन युनची को कुछ मत करो, मेरी जान के बदले उसकी जान बख्श दो। क्योंकि लिंजी नहीं जानती कि युनची अब कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसको लगा था कि अभी भी युनची थोड़ा सा कमजोर है तो वो इस जियोचेन और स्कार बर्निंग सेक्टर वालों के सामने कैसे ही टिक पाएगा, इसलिए वो खुद की जान कुर्बान कर रही थी उसके लिए। तो ये सुनकर जियोचेन कहना चाहते हैं कि जान, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ और चाहिए, तुम वो दे दो, मैं सोचूंगा युनची को छोड़ने के बारे में। इसके बाद वो यहाँ पर वो लिंजी को परेशान करना शुरू कर देता है। बेचारी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन जियोचेन उसको छोड़ता नहीं, जहाँ वो जाती वहाँ आके उसको परेशान करता। वो कहने लग जाता है कि अभी मैं यहाँ पर ना युनची का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो उसकी वजह से मुझे इतनी प्यारी लड़की के साथ मजे करने का मौका मिल रहा है। बेचारी लिंजी एकदम टेंशन में आ चुकी थी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मत करो ये। वो कहने लग जाती है कि अगर तुमने एक भी कदम और बढ़ाया ना मेरी तरफ तो सच बता रही मैं खुद अपने मेडियंस को तोड़ दूंगी, मैं अपनी खुद की जान ले लूंगी, अपने आप से ही अपनी जान दे दूंगी मैं। तो ये सुनकर वो जियोचेंग कहना चाहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी जान दो या नहीं, तो मैं फिर भी मजे करूंगा तुम्हारे साथ, पहले मैं मजे कर लेता हूँ, उसके बाद जान दे देना या फिर मैं खुद ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तो जैसे ही वो यहाँ पर लिंसी को पकड़ते हुए उसके साथ गलत काम करने ही क्या वाला था कि तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, काफी टाइम से ये बातें सुन रहा था। असल में ये होता है उसी जियोचेन का भाई। जियोचेन उसे कहना चाहता है कि देखो बड़े भैया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं मजे करने के लिए यहाँ पर आया, तो तुम जा सकते हो, तुम्हें अगर चाहिए तो बाद में आ जाना। तो उसका भाई कहता है कि दफा हो जाए इस कमरे से, अभी कह रहा हूँ ना, निकल यहाँ से तू। तो ये सुनकर जियोचेन कहना चाहता है कि क्या हुआ बड़े भाई तुमको, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई है क्या? देखो मैं पहले इसके साथ मजे लेने वाला था, तो ठीक है, अगर तुमको मजे लेना था तुम ही पहले ले लो। वैसे भी ये बहुत ही घटिया फैमिली से आती है, बहुत ही मामूली सी फैमिली से आती है और तुम्हारी भी कल्टीवेशन वैसे कुछ ज्यादा हाई नहीं है, तो तुम्हारे लिए ऐसी लड़की बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी। जाओ मजे करना तो कर लो, वैसे भी मैच है, इसके साथ अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। एक निकम्मा घटिया यूजलेस भाई और उसके लिए इतनी निकम्मा घटिया सी लड़की, क्या परफेक्ट जोड़ी बना दी है। मैं तो वो तुमसे बस कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि तुम्हारी जैसी घटिया जिंदगी है ना, तुमको घटिया जैसी पत्नी ही मिली है, जाओ उससे शादी कर लो, और क्या कह सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और इतना
बेइज्जत करने के बाद अपने ही भाई को वहां से चला जाता है। उसका भाई तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और कमरा बंद करने के बाद वो लिंजी के पास आता है। लिंजी थोड़ी सी अभी भी डर रही थी कि तुम क्या करोगे मेरे साथ, देखो अभी जूचिन भी वो परेशान कर रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन वो जो बड़ा भाई था वो यहाँ पर लिंजी से कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ पर ये कहने के लिए आया कि तुम बिंदास रह सकती हो बिना किसी टेंशन के, मैं यहीं आसपास घूम रहा हूँ, आगे से तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करेगा ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए तुम टेंशन मत लो और आराम से यहाँ पर रहो। तो ये सुनकर वो लिंजी कहने लग जाती है उस बंदे से कि देखो मुझे पता है कि तुम लोगों की ना बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है युंची के साथ, लेकिन मैं नहीं जानती कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, पर मैं इतना जानती हूँ कि युंची कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो जो भी किया होगा ना उसके लिए वो गलत होगा, इसलिए उसने उसका जवाब देने के लिए तुम लोगों के साथ ऐसा किया है, वरना बिना मतलब कि वो किसी को परेशान नहीं करता, किसी के साथ वो पंगे नहीं लेता। अगर उससे गलती हो गई तो उसकी जगह पे मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, प्लीज मेरी माफी को एक्सेप्ट कर लो और युंची को माफ कर दो, वो आइंदा तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। तो यह सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि माफ कर दो, कहाँ से माफ कर दो उसको, वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसको माफ करना ही है तो उसको अपनी पहले जान देनी पड़ेगी, जान देने के बाद ही उसको माफी मिलेगी, उसने जो हमारे इस क्लान के साथ किया है ना वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो लिंसी कहती कि देखो अगर तुम उसको माफ नहीं कर सकते उसकी गलती की वजह से तो तुम अपना बड़प्पन दिखाते हुए उसको माफ कर देना, क्योंकि तुम कितने बड़े क्लान के बंदे हो, तुम्हारा क्लान भी कितना ज्यादा कमाल का है, तो तुम एक युंची जैसे इंसान के सामने अपना थोड़ा सा बड़प्पन भी नहीं दिखा सकते कि चलो हम अच्छे इंसान है तो हम अच्छाई के लिए तुम्हें माफ कर देते हैं, तुम इतना तो कर सकते हो ना उसके लिए। तो ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि देखो मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो बकते रहोगे, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी जान बचाने के बदले तुम अपना ऑर्डर मुझ पर चला सकती हो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और तभी वहां पर एक धमाकेदार एंट्री मारता है युंची, वो उसी बर्ड पे सवार होकर आया था, यहाँ पर कहने लग जाता है कि स्काई बर्निंग सेट के कमीनों बाहर निकल कर आओ, आज तुम सभी की मौत बनकर मैं यहाँ पर आया, एक एक को काट कर रख दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला यहाँ पर। तो उसको यहाँ पर देखते साथ ही लिंजी जो थी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन स्काई बर्निंग सेट वाले हैरान रह चुके थे कि ये कैसे उड़कर यहाँ पर आ गया। जैसे युंची यहाँ पर आया था वो लोग तुरंत अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं और फॉर्मेशन के अंदर वो युंची को ट्रैप कर चुके थे कि तू आया तो है यहाँ पर लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा, इसलिए उन लोगों ने उसको फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया। फॉर्मेशन तैयार हो चुका था और फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे अटैक बाहर निकलकर युंची की जान लेने के लिए रेडी थे, और युंची भी अपने आपको प्रोटेक्ट किया होता है। यहाँ पर मास्टर और वो क्लान मास्टर दोनों आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद वो युंची से कहना चाहते कि जरा देखो तो तुम्हारी हिम्मत की ना सच में दाद देनी पड़ेगी, तुम लिटरली अकेले आकर पहुंच गए पूरे की पूरे स्काई बर्निंग सेट के सामने, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरे स्काई बर्निंग सेट को अकेले दम पर हरा दोगे? सपना अच्छा देख लेते हो लेकिन औकात के हिसाब से देखना चाहिए। जो भी तुमने हमारे स्काई बर्निंग सेट के साथ किया है ना, इस बार हर एक छोटी से बड़ी गलती का सबका हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारी जान लेकर, तुम्हारी एक एक गलतियों की आज तुम्हें सजा मिलने वाली है। तो युंची कहना चाहती कि अच्छा तुम मुझे सबक सिखाओगे, मैं उल्टा यहाँ पर आकर तुम्हें एक मौका देने के लिए आया हूँ। पिछली बार भी मैं जब तुम्हारे एडर वगैरह को मार रहा था तो मास्टर मैंने तुम्हारी जान बख्शी थी, तुम्हें उस टाइम वहां से जाने दिया था, लेकिन मुझे उसी बात का अफसोस है कि काश मैं तुम्हें उस टाइम जाने ही नहीं दिया होता। और अभी भी मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे इस स्काई बर्निंग सेट को एक और चांस देने के लिए आया हुआ कि इज्जत से मेरे ग्रैंडपा और मेरी आंटी को छोड़ दो और उनको मेरे हवाले कर दो। उसी के साथ साथ तुम्हारे जो दोनों बेटे हैं ना, जूचन और उसका भाई, दोनों को यहाँ पर लाकर खड़ा करो, उनकी जान लूंगा, अपनी आंटी को और अपने ग्रैंडपा को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वरना जो आज तुम्हारे स्काई बर्निंग सेट का हाल होगा ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सुनते साथ तो मास्टर सीधा अटैक करवा देता है युंची के ऊपर, कहने लग जाता है कि जरा देखो तो इस इंसान की हिम्मत, हमारे सेक्टर में खड़ा हुआ है, वो भी अकेले, वो भी फॉर्मेशन के अंदर, और बातें ऐसी कर रहा है कि मानो तोप है कोई, एक बार चलेगा तो पूरा सेक्टर उड़ा कर रख देगा। वो सारे के सारे लोग मिलकर युंची के ऊपर अटैक करने लगे थे। तो युंची कहना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया कि तुम यहाँ पर बातों के भूत नहीं हो बल्कि लातों के भूत हो, तो जिस चीज की तुम लोगों ने मांग की है खुशी खुशी मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है और जितने भी अटैक उसके ऊपर आ रहे थे वो सारे के सारे अटैक को तोड़ने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। वो एक बार के अंदर फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता है और अब जितने भी लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने उसको घेर लिया था, करीब करीब 1000 या 100 के आसपास तो होंगे ही कम से कम लोग, और उन लोगों ने चारों तरफ से युंची को घेर लिया होता है। लेकिन युंची को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लग जाता है कि मैं आज तुम सभी का खून पीकर अपने सारे बदले की प्यास को बुझा लूंगा, सारी भड़ास आज मैं निकालूंगा, तुम में से एक भी इंसान जिंदा बच गया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो अंधाधुंध सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो अपनी स्वॉर्ड चलाते हुए न जाने कितने लोगों को काट कर रख चुका था, जहां से वो गुजरता बस लाशों का ढेर लगता जाता। लिटरली ऐसा रूथलेस वो बन चुका था कि उसका हिसाब ही नहीं होता है, जो सामने आता उसको स्वॉर्ड से काट देता, जो दूर रह जाता उसको फॉर्मेशन बनाकर उसी के अंदर जला कर रख देता। उसने अभी तक के बस 1 मिनट भी फाइट नहीं की होगी तो कितने 100 लोगों को तक उसने मार दिया होगा। आज जिस गुस्से में आया था ना वो शायद ही उसका गुस्सा किसी भी कीमत पे शांत होने वाला है जब तक कि वो पूरे सेट को डिस्ट्रॉय न कर दे। तो ये देखकर मास्टर वगैरह भी बीच में आ जाते हैं और मास्टर जो था वो बीच में आने के बाद अपना वेपन बाहर निकाल लेता है, उसके जरिए वो युंची से फाइट करने गया था। पर अब मास्टर और
युनची के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मास्टर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था और युनची भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन मास्टर कहना चाहता है कि मैं देखता हूँ कि तू कितने टाइम तक टिक पाता है, तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू ज्यादा टाइम तक मेरे सामने नहीं टिक सका, तेरी हवा तो अब भी मैं निकालूंगा। लेकिन युनची को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने इविल गॉड की पावर को यूज कर लेता है और उसके बाद तो जो वो अटैक देकर मारता है उसका तो हिसाब ही नहीं था। अटैक यहाँ पर लगा भी ढंग से नहीं था कि उससे पहले यहाँ पर मास्टर की हालत खराब हो गई थी। डायलॉग तो वो बहुत मारा था लेकिन वो लिटरली में कुछ कर ही नहीं पाया। जैसा यहाँ पर युनची एक ही स्लैश देकर मारता है इविल गॉड की पावर के साथ, तो वो मास्टर उड़कर सीधा 50 कदम दूर जाकर फेंका जाता है। उसका वेपन गया, उसकी हालत खराब हो, वो अधमरा हो चुका था। जितना वो बोल रहा था कम से कम एक तो ढंग से अटैक कर लेता, वो एक भी ढंग से अटैक नहीं कर पाया। उसके बाद तो युनची बस जैसे उसको बीच से काट कर दो टुकड़े के करने वाला था कि वो क्लान मास्टर जैसे जैसे अपने मास्टर को बचा लेता है, वरना तो आज मास्टर बीच से अलग हो गया होता। वो मास्टर फिर से गुस्सा हो चुका था और दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब तो यहाँ पर क्लान मास्टर था वो भी बीच में आ जाता है और वो भी अब लड़ने के लिए तैयार था युनची से। तो युनची कहते कि अरे बुढ़ाऊ ट्राई कर ले तू भी, लेकिन सच बता रहा हूँ आज तुम्हारे सेट का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा एक बाल तक भागा कर सके। आज जिस गुस्से में मैं आया हूँ ना, लिटरली मैं पूरे तुम्हारे सेट को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकता हूँ। क्लान मास्टर भी भड़क चुका था, वो सीधा चले जाता युनची के ऊपर अटैक दे लेकर मारने के लिए, लेकिन वो भी उतना कुछ खास कर ही नहीं पाता। उसके जो भी अटैक थे ना वो नॉर्मल लगने लग जाते हैं युनची के सामने। वो अपने हालांकि सारे अटैक को यूज कर लेता, जो भी उसके खास अटैक थे वो सबको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन युनची के लिए वो एक मामूली से अटैक बन जाते हैं क्योंकि वो था ही इतना गुस्से में, वो इतनी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करके रखा था कि उसके सामने टिक पाना किसी का भी नामुमकिन लग रहा होता है। और इसके बाद वापस से अपनी फॉलिंग मून टेक्निक को यूज कर लेता है, जिसका इस्तेमाल उसने कुछ टाइम पहले भी किया था एल्डर वगैरह के सामने, और इस बार भी उसने यहाँ पर अपनी फॉलिंग मून टेक्निक को यूज कर लिया। जैसे वो उसको यूज किया था, वो क्लान लीडर जो था उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जब तक समझ पाते कि ये क्या है, ये किस तरह का अटैक उसके ऊपर करा, तब तक जाकर वो अटैक उसको लग चुका था और वो जो क्लान मास्टर था वो भी अधमरा हो जाता। वो खून की उल्टियां करते हुए नहीं थक रहा था, ना वो उठ पा रहा था, ना वो बैठ पा रहा था। अंचर पंचर ढीला करके रख दिया युनची ने एक बार के अंदर उसका। ये भी अधमरा हो गया था। दोनों के दोनों मास्टर और क्लान मास्टर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी और युनची कहना चाहते हैं कि अभी तो सिर्फ हालत खराब की, अभी जान कहाँ लिए, जान लेना तो अभी बाकी है। इसके बाद तो वो तुरंत चला जाता है वापस से मारने के लिए उस मास्टर और क्लान मास्टर को, लेकिन तब तक की बाकी जो स्काई बर्निंग सेट के एल्डर वगैरह थे जो काफी टाइम से अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, वो लोग भी बीच में आकर पहुंच जाते हैं। और अब बचे कुछ एल्डर ने सभी ने यहाँ पर युनची को घेरने की कोशिश की थी, क्योंकि पहले तो 8-10 और एल्डर थे, लेकिन सबको युनची ने मार दिया ना, तो कुछ ही बचे होते हैं युनची को रोकने के लिए। तो युनची कहता है कि तुम्हारे पहले भी इतने सारे एल्डर को मार चुका हूँ, अब 2-4 यहाँ पर और आ गए तो क्या मुझे फर्क पड़ जाएगा? ना मुन्ना ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो धीरे धीरे करते हुए अपनी फिनिक्स गॉड की फायर पावर को यूज करता है और जब फायर के साथ वो आगे बढ़ा था ना, क्या कमाल का उसका लुक लग रहा होता है। सारे के सारे लोग जहां से वो गुजरता अपने कदम पीछे करते जाते, क्योंकि उसके अंदर से ऐसी आग निकल रही थी कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले जलकर मार जाएंगे। यही वजह से युनची इतना गुस्से में आता, उसको पूरा यकीन था कि वो आज सबको यहाँ पर बर्बाद करके रखेगा, सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जो उसके साथ आज हुआ है ना, वो यहाँ पर कभी माफ नहीं करने वाला। और इसके बाद वो वापस से जितने भी लोग उसके रास्ते में आ रहे थे सभी को काट कर रख देता है। वो ऐसा स्वॉर्ड चलाता कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता। एक के बाद एक करते हुए लाशों का वो ढेर बिछा चुका था। जब ये चीज यहाँ पर जियोशन उसका भाई देखते हैं, उनको भी यकीन नहीं होता कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये युनची कर क्या रहा, अकेला इंसान वो इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है, ये हो क्या गया उसको। वो मास्टर वगैरह तो कहना चाहते कि हम मान ही नहीं सकते कि ये इंसान है युनची, इंसान का बच्चा ऐसा होता ही नहीं। ये लगता है कि कोई पुराने जमाने का शैतान एक बार फिर से जन्म ले लिया है। अरे कोई इंसान का बच्चा एक बार के अंदर पूरे सेट से लड़ने भिड़ जाता है क्या? अब वो सेट की वो हालत खराब करके रख देता है क्या, वो भी हमारे जैसे बर्निंग सेट को? ये इंसान का काम है ही नहीं, इसको हम रोक ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी दम क्यों ना लगा ले हम लोग। लेकिन वैसे भी भागने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि युनची किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जितना वो भाग कर जाएंगे दौड़ा दौड़ा कर वो युनची उसको मारेगा। इसलिए मास्टर ऑर्डर देता है कि जितने भी हमारे लोग मौजूद है सेक्ट के अंदर, बाहर गए हो, अंदर हो, सेक्लूशन के अंदर हो, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सब के सब को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो। हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो सब यहाँ पर खड़ी रहेगी और हम सब मिलकर युनची की जान लेंगे। युनची बिंदास एकदम शान में, एकदम एटीट्यूड के साथ लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा था। मतलब जहां वो खड़ा था, जहां तक नजर जाती ना, सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं जिनको अभी युनची ने मारा था। और अब यहाँ पर पूरे जो बचे कुछ इंसान थे, जो भी इंसान था स्काई बर्निंग सेट के अंदर, वो सब यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका था युनची को चारों तरफ से घेरने के लिए, क्योंकि वो भी अपनी जान दांव पर लगाते हुए उसको मारने के लिए पहुंचे थे कि अगर मार देंगे या फिर उसके हाथों मर जाएंगे तो भी मरेंगे, और अगर भागने की कोशिश करेंगे तो भी मरेंगे। ये जो बैटल यहाँ पर हो रहा था ना, लिटरली हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि आज तक ना कभी पहले ऐसा
ऐसा हुआ था ना कभी ऐसा होगा कि एक अकेले बंदे से लड़ने के लिए एक पूरा सेट आकर खड़ा है। पूरे सेट के हर एक जिंदा इंसान को लाकर लाइन से खड़ा कर दिया गया और तब भी वो लोग डरे हुए हैं एक अकेले बंदे को हराने के लिए। ये सीन ना कभी दुनिया ने पहले कभी देखा था, ना शायद वो कभी देख पाएंगे। जियो जैन और बाकी लोग जो थे वो लोग अब कहने लग जाते कि अब तो यहाँ पर यूंची मरेगा। इतने सारे लोगों को हमने बुला लिया जिसकी गिनती ही नहीं है। यहाँ पर इतने लोग होंगे ना कि अगर गिनने जाए तो सुबह से शाम हो जाए और इतने लोगों को यूंची मार लेगा कभी भी नहीं। वो मार ही नहीं सकता इतने लोगों को। आज यूंची यहाँ पर खत्म होगा। उसने जो आकर यहाँ पर गलती की है ना, उसको उसकी गलती की सजा कुछ टाइम के अंदर मिलने वाली है। उसको एहसास होगा कि उसने कितना गलती कर दी। यहाँ पर आकर हर एक बंदा अपना अपना खास फॉर्मेशन बनाकर खड़ा था। सब कुछ फॉर्मेशन बना हुआ था, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। यूंची को ट्रैप करके रखा गया था फॉर्मेशन के अंदर। किसी भी तरह से उसके बाहर निकलने के चांस नहीं थे और उनको उम्मीद थी कि अब तो हम यहाँ पर यूंची को मार डालेंगे। इस सिचुएशन से कोई इंसान बच ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पीक लेवल का कल्टिवेटर क्यों ना हो। लेकिन अकेला इंसान इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सका और ऐसा ही यूंची के साथ भी होगा। वो भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सका उनके हिसाब से। लेकिन हमारे हिसाब से हमें तो पता है कि यूंची यहाँ पर कौन सा कारनामा कर सकता है, लेकिन वो क्या कारनामा करेगा वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।